मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को इंदौर के रंग में पूरी तरह से रंगे हुए नजर आए। शाम को उन्होंने इंदौर के प्रसिद्ध 56 दुकान में जाकर व्यंजनों का स्वाद लिया। उनकी पत्नी साधना सिंह भी उनके साथ थीं। बड़ी तादाद में यहां उपस्थित नागरिकों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत और अभिवादन किया। इस दौरान सीएम ने आह्वान किया कि इंदौर दीनहीनों और असहायों की मदद के क्षेत्र में भी एक रोल मॉडल बने। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह लालबाग पैलेस परिसर में मालवा उत्सव में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने वहां पर कलाकारों का हौसला बढ़ाया और खुद भी नगाड़ा बजाकर आनंद और उल्लास को दोगुना कर दिया। और आइए इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें भोपाल से, जहां सरकारी नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला क्राइम ब्रांच ने गिरोह के सरगना का खुलासा कर दिया है। 3 से 5 लाख रुपए में नौकरी का नियुक्ति पत्र देता था आरोपी फर्जी सील साइन से जारी करता था नियुक्ति पत्र। आरोपी के कब्जे से जब्त किए विभिन्न पदों के आदेश। आरोपी ने मुजफ्फरपुर बिहार से आकर ये गिरोह तैयार किया था, जो सरकारी नौकरी देने के नाम पर युवाओं को ठगता था। 3 से 5 लाख रुपए देकर जाली फर्जी नियुक्ति पत्र ये जारी करते थे। आरोपी के कब्जे से कई पदों के आदेश पत्र जब्त किए गए हैं। तो क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। प्रशांत शर्मा हमारे संवाददाता फोनलाइन पर मौजूद हैं। प्रशांत, कैसे गिरफ्त में आए ये फर्जी वाड़ा करने वाले? जी अविनाश, सबसे पहले क्राइम ब्रांच के पास में कई बार लिखित में आवेदन आए थे कि एक व्यक्ति है आशु कुमार नाम का, जो कहीं ना कहीं फर्जी नियुक्ति पत्र बांट रहा है, लोगों की फर्जी नियुक्तियां करा रहा है। फर्जी नियुक्तियों के बदले ये 3 से 5 लाख रुपए की मोटी रकम ले लेता था। इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी और क्राइम ब्रांच ने एक टीम गठित की थी। उस टीम को मुखबिर से जानकारी मिली कि जो कमला नगर थाना क्षेत्र स्थित पांडे बॉयज हॉस्टल है, वहां से एक व्यक्ति है आशु कुमार, जिसके पिता का नाम प्रभाकर कुमार है, 28 साल का है। वो यहाँ पर मकान में किसी तरीके का फर्जी वाड़ा करता है, जिसके बाद में पुलिस ने एक पूरी की टीम गठित की और तुरंत ही मौके पर जाकर छापेमार कार्रवाई की। तो वहां से जो आरोपी है आशु, वो गिरफ्तार हुआ। एक एक कर जब घर की छानबीन की गई तो उसमें फर्जी सील और फर्जी नियुक्ति पत्र, फर्जी साक्षात्कार करे हुए नियुक्ति पत्र, तमाम प्रकार के जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो मिले हैं। इसमें मुख्य बात ये है कि अधिकतर जितने भी नियुक्ति पत्र अविनाश इसमें मिले हुए हैं वो अधिष्ठा शासकीय चिकित्सालय जो महाविद्यालय है दतिया में, वहां के जब्त किए गए हैं। वहां की फर्जी सील है, कंप्यूटर रजिस्टर और कई अन्य फर्जी कार्ड्स भी जब्त किए गए हैं। साफ तौर से ये जो ठग है वो भोले भाले लोगों को अपने शिकार बनाता था। पुलिस जानकारी ये भी दे रही है कि तकरीबन 400 से अधिक व्यक्तियों की वहां पर सूची मिली है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि इसने तकरीबन 400 से ज्यादा लोगों के साथ में फर्जी वाड़ा किया गया है और जो व्यक्ति है वो कंप्यूटर साइंस से भी किया हुआ है, इसलिए उसका दिमाग जो है फर्जी वाड़े में कुछ ज्यादा ही लगा हुआ है। और आरोपी बिहार का रहने वाला है, कई सालों से भोपाल में आकर रह रहा था और इस तरीके की फर्जी वारदात को अंजाम दे रहा था। फिलहाल क्राइम ब्रांच की जो पुलिस है उसने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है और साथ में ही 420 की जो महत्वपूर्ण एक धारा है फर्जीवाड़ा करने की, वो इसके ऊपर लगाई गई है। यदि पदों की बात कर ली जाए अविनाश, तो शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय दतिया में प्यून का पद, लोअर ग्रेड क्लर्क, ड्राइवर, लाइब्रेरियन, सफाई कर्मी, लैब असिस्टेंट, कई ऐसे पद हैं जिसके लिए इसने फर्जी नियुक्ति के आदेश और फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र बनाए थे। पुलिस के पास में लगातार जानकारी मिल रही थी और एक कहीं ना कहीं बड़ी सफलता क्राइम ब्रांच भोपाल को लगी है। अविनाश, एक बात मैं समझना चाहूंगा आपसे कि ये जो आपने जैसा बताया कि मुखबिर की खबर पर क्राइम ब्रांच ने जो है दबिश दी और इसको गिरफ्तार किया, फर्जी नियुक्ति पत्र इससे जब्त किए, तमाम चीजें, लेकिन ये इतना जो जैसा आप बता रहे हैं कि ये बड़ा लंबा चौड़ा फर्जी वाड़ा है और बहुत सारे लोगों को ठगने की बात सामने आ रही है इस युवक द्वारा। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि ऐसे कोई जो पीड़ित जिनसे इसने ठगी की और फर्जी नियुक्ति पत्र दिया, जब जाहिर सी बात है फर्जी नियुक्ति पत्र है तो नौकरी तो मिलने से रही, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया या शिकायत दर्ज कराई है? प्रशांत, अविनाश, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंसान फर्जी तरीके से नियुक्ति पत्र लेता है या अपनी नौकरी फर्जी तरीके से लगवाता है तो वो पुलिस के सामने नहीं आना चाहता है।
उसको तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी नौकरी जो है कि फर्जी तरीके से लग रही, लेकिन उसको ये पता नहीं रहता कि इस पूरी नौकरी में ही फर्जीवाड़ा है। जो नौकरी लगवाने वाला है वो आखिरकार उसकी नौकरी नहीं लगवाता है, सिर्फ एक फर्जी प्रमाण पत्र दे देता है। तो ऐसे लोग, हालांकि पुलिस के सामने कई शिकायतें आई हैं, लेकिन खुलकर कई लोग सामने नहीं आ पाए हैं। लेकिन एक मैंने अभी जैसा आपको बताया था कि 400 लोगों की सूची मिली हुई है, एक पूरी लिस्ट की लिस्ट मिली हुई है, तो पुलिस उनसे संपर्क कर रही है। आखिरकार ये लिस्ट में जो है कि ये कौन लोग हैं, क्या इनका फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र बनवाया है, या इन लोगों से ये संपर्क में था, कितनी मोटी रकम इसने ले चुका है अब तक इन लोगों से, तो उसकी पूछताछ अविनाश वही पुलिस कर रही है। तकरीबन 400 जो नाम है, उन सभी नामों को एक एक करके आइडेंटिफाई करके उनके कॉन्टैक्ट निकाल के उनसे पूछताछ की जाएगी। और ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि तकरीबन अविनाश इसने कई करोड़ों की जो है कि ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि आने वाले समय में और भी कई बड़े खुलासे, चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। अविनाश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, और लगातार इस संबंध में आप हमें अपडेट करते रहिएगा। जैसे ही आपको जानकारी मिले तो एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है। बिहार का रहने वाला युवक भोपाल में आकर फर्जीवाड़ा करता है, फर्जी नियुक्ति पत्र लोगों को बांटता है। 400 लोगों की लिस्ट उसके पास से निकलती है, और सबसे अहम बात यह है कि दतिया मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति कराने का जो है ये खुलासा हुआ है कि वहां के नियुक्ति प्रमाण पत्र ये देता था, भोले भाले युवकों को ठगने का काम करता था, लेकिन अब पुलिस के शिकंजे में है। खबर उज्जैन से, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सपत्नीक विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल का पूजन अर्चन किया, आशीर्वाद लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ उनकी पत्नी राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह भी यहां मौजूद थीं, और उन्होंने भी बाबा महाकाल के दर पर शीश नवाया। यहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने परिवार के साथ तकरीबन 50 मिनट रुके और विधि विधान से भोलेनाथ के दर्शन किए, पूजन अर्चन किया और जलाभिषेक किया। कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने विवेक तन्खा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि जिन महानुभावों को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, उन्हीं ने ओबीसी आरक्षण पर पलीता लगाया था। राज्यसभा में कांग्रेस ने जिन महानुभावों को तय किया है ना, उन्हीं महानुभावों ने ओबीसी के आरक्षण पर पलीता लगाया था। लोकसभा के राज्यसभा के अंदर वो जाएंगे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक ओबीसी को अवसर न मिले, ये प्रयास कांग्रेस के उन्हीं नेतृत्व ने किया था। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि उन्होंने अगर उनको तय किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो इस देश और समाज के लिए, मध्य प्रदेश के लिए अच्छा काम करने वाला कोई कार्यकर्ता, जो सामान्य से सामान्य जमीन पर रहने वाला कार्यकर्ता होगा, वो भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा का प्रत्याशी बन सकता है। स्थानीय होगा सर, कोई भी हो सकता है, ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। ओबीसी वर्ग को मिले आरक्षण को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने पलटवार किया है और कहा कि कमलनाथ या कांग्रेस पार्टी ने कभी सोचा नहीं है, हमारी नीयत साफ थी, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने ओबीसी वर्ग के लिए 27% रिजर्वेशन का ऐलान कर कानून बनाया है। कमीशन बना दिया है तो हमारी नीयत साफ है, हम उसको नीचे राज्यों तक पहुंचाएंगे। देखिए, कमलनाथ जी या कांग्रेस पार्टी कभी सोचा नहीं। देखिए, हमारी नीयत साफ थी, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 27% रिजर्वेशन का ऐलान किया है, कानून बनाया, कमीशन बना दिया है। तो हमारी नीयत तो साफ है और हम उसको नीचे तक, राज्यों तक पहुंचाएंगे। राज्यों को कहा है कि राज्य अपना कानून बनाएं और उस सीलिंग को पार करें और वहाँ के लोगों को सुविधाएं दें। जैसे उदाहरण के लिए तमिलनाडु में हुआ है, 50% से अधिक है, पर उस राज्य तक सीमित रहेगा, वो पूरे देश भर में लागू नहीं होगा, क्योंकि वो राज्य की व्यवस्था है। इसलिए राज्य के अंदर इस व्यवस्था को लागू करेंगे, इस कानून बना करके, तब उसका सही उपयोग कर पाएंगे जो इस पर।
बंजारा समाज को आरक्षण और उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाने की कमलनाथ की घोषणा पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 2018 में जो वचन पत्र दिखाकर सरकार बनाई थी, लेकिन सरकार बनने के बाद एक का भी वचन पूरा नहीं किया। कांग्रेस की आदत जनता को गुमराह करने की है। कमलनाथ ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। इस पर सारंग ने कहा कि केवल मीडिया की सुर्खियों के लिए कमलनाथ बैठकें करते हैं। इन बैठकों से कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है। भोपाल में बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति न होने का दावा मंत्री विश्वास सारंग ने किया है। रूप से संभव है। नगर निगम बहुत इफिशिएंट है। नगर निगम के पास अमला भी है, गाड़ियां भी हैं और कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। बरसात के पहले समस्त नालों की सफाई होगी और समुचित रूप से होगी। जहां तक रोड की स्थिति है तो जो भी खराब सड़कें हैं उसका भी सर्वे हो चुका है, उनका भी संधारण तेजी से शुरू हो चुका है। क्योंकि सीपीए अब नहीं है तो सीपीए की जो सड़कें नगर निगम को मिली है या पीडब्ल्यूडी को जिनको मिली है, वो भी अपने अपने स्तर पर समस्त सड़कों के संधारण की, उनके मेंटेनेंस की व्यवस्था कर रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बरसात के पहले समस्त स्थितियों पर नियंत्रण किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द हाजिर होते हैं।
खेल मैदानों का अलग ही आनंद होता है और उसमें भी अगर मैदान पर नन्हे मुन्ने एक्सरसाइज और प्रैक्टिस के माध्यम से पसीना बहा रहे हों तो उसे देखने में अलग ही आनंद आता है। आज ऐसे ही क्षणों से दो चार हुई न्यूज़ वर्ल्ड की टीम जब वो टीटी नगर स्टेडियम के स्केटिंग एरिना का जायजा लेना पहुंची तो वहां नन्हे स्केटर्स अपने कोच के निर्देशन में तमाम तरह की एक्सरसाइज कर रहे थे और गति के इस खेल में पारंगत बनने का प्रयास कर रहे थे। 4 और 5 साल की आयु से लेकर 8 से 9 वर्ष की आयु के खिलाड़ी अभी पिछले दिनों ही समर कैंप के दौरान इस खेल से जुड़े हैं, लेकिन चंद दिनों में ही खेल की बारीकियों के प्रति उनकी गंभीरता उनके लगाव को दर्शा रही थी। ये बच्चे जो आए हैं अपने मन के प्रैक्टिस हैं लोगों की, और काफ़ी बच्चों ने, कुछ बच्चों ने भी प्रैक्टिस भी कराए, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट भी कराए, मेडल्स भी लगे बच्चों के, और अपना थोड़ा सा नेशनल लेवल तक जाना है बच्चों को लेकर। और काफ़ी मेहनत है इन लोगों की। 1 मंथ समर कैम्प के लिए आए थे ये बच्चे, समर कैम्प में ही मैंने स्टार्ट किया है तो अपना नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाना है। अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की जो बदलने की स्थिति में है। भोपाल में दिन का तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 39.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रात का तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर में हवा की दिशा दक्षिण पश्चिम थी और हवा की औसत गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ग्वालियर में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिक पी के साहा ने बताया कि मध्य प्रदेश में 15 जून तक मानसून आने की संभावना है। केरला में 2-3 दिन के बाद मानसून एक्टिव होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में 2 सप्ताह का वक्त इसके आने में लग सकता है। पिछले 24 घंटों में ग्वालियर में सबसे ज़्यादा 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। उससे ज़्यादा कहीं भी नहीं है, मतलब लू की स्थिति भी पूरे प्रदेश में नहीं है। केवल रेनफॉल एक्टिविटी ईस्ट एमपी में हो रही है, अभी भी ग्वालियर डिवीजन में भी हुई है और ईस्ट एमपी में रीवा, सागर, जबलपुर और शहडोल डिवीजन में भी हल्की वर्षा रिकॉर्ड की गई। आगे भी ऐसी ही रहने की संभावना है अगले 2-3 दिनों तक, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। 1 से 2 डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा पूरे प्रदेश में बढ़ने की संभावना है। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी अभी 40 डिग्री के आसपास ही चल रहा है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 डिग्री बढ़ेगा, 41-42 तक जा सकता है इस महीने के एंड तक। और रेनफॉल एक्टिविटी में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी, प्री मानसून एक्टिविटी होगी और थोड़ा लोकल डेवलपमेंट से भी हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई। ग्वालियर में न्यायालय की निगरानी से मारपीट और आर्म्स एक्ट के 6 आरोपी जेल भेजने की बात सुनते ही भाग गए। घटना की खबर इंदरगंज थाने में की गई, लेकिन जांच के बाद 24 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज हुई। कोर्ट से शिकायती आवेदन आने के बाद ही मामला दर्ज किया गया। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी है। तो हमें खबर आई इंदरगंज थाने में न्यायालय से आदेश आया है कि उसमें लेटर में ये लिखा हुआ था कि थाना उटीला के 90/21 केस में 6 आरोपी थे जिनको अरेस्ट करके चार्जशीट सबमिट किया गया था। आर्म्स एक्ट में थे, उनको जुडिशियल कस्टोडी में थे जब वो न्यायालय से भाग गए थे। तो इसलिए न्यायालय में हमें बोला कि क्योंकि ये उनकी कस्टोडी में थी तो उन्होंने हमें सूचना दी कि इनके खिलाफ एफआईआर किया जाए। तो हमने तुरंत ही एफआईआर करा इंदरगंज थाने में, जिसमें न्यायालय आते हैं और अभी हम उटीला को सूचना दिए है, उनके साथ मिलकर हम इनको पकड़ेंगे। नरसिंहपुर के केंद्रीय जेल में चेक बाउंस मामले के तहत बंदी हरिशंकर की संदिग्ध मौत हो गई, जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने मामले में उसके साथ मारपीट होने का आरोप लगाया है। कलेक्टर रोहित सिंह, पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारियों ने केंद्रीय जेल का दौरा किया और वस्तुस्थिति की जानकारी ली। देखिए, ये हमारे यहाँ विचाराधीन बंदी था हरिशंकर पिता जयराम चौधरी। ये 13/5/22 को हमारे जेल में प्रवेश किया हुआ था और जब से आया था तभी से इसका ये जो अस्पताल वार्ड में रह रहा था, क्योंकि ये पूर्व से ही बीमार ग्रस्त था। शायद कोई एक्सीडेंटल केस था जो जिससे इसके शरीर में चोट थी, तो ये वहीं रह रहा था। वहीं रह के इसका उपचार लगातार अभी तक चल रहा था। अचानक कल रात सवेरे मतलब 4:30 पौने 5 के लगभग जो है ऐसे मैसेज मिला कि एक बंदी की तबीयत ख़राब है। तत्काल उसको यहाँ से अस्पताल भेजा गया, जहाँ डॉक्टरों ने परीक्षण उपरांत उसको जो है
मृतक घोषित कर दिया। नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि मारपीट की गई है, क्योंकि हमारी जेल खुली जेल है एक तरीके से, और यहाँ प्रत्येक दिवस किसी न किसी अधिकारी का लगातार भ्रमण होता रहता है। धमतरी में प्लास्टिक के डिस्पोजेबल थाली और अन्य सामग्रियों से चारों ओर गंदगी फैल रही है। शहरवासी और लोग इसका उपयोग करने के बाद कहीं भी इन्हें फेंक देते हैं, जिससे शहर में कचरों का जगह जगह ढेर लग रहा है। ऐसे में अब नगर निगम जल्द ही 10 ऐसे स्थानों पर बर्तन बैंक खोलने जा रही है, ताकि लोग यहां से स्टील के बर्तन का उपयोग कर सकें। सस्ती दर पर बर्तन बैंक से जरूरतमंद परिवारों को हर कार्यक्रम के लिए ये बर्तन दिए जाएंगे। सबसे पहले फिर से मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी को एवं हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय श्री शिव डहरिया जी को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक जनहित में फिर से एक ठोस कदम उठाया है, जिसके अंतर्गत हम लोग शहर में 8 जगह बर्तन बैंक खोलने जा रहे हैं। इस बर्तन बैंक का उद्देश्य, पहला उद्देश्य तो है कि प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाना, और दूसरा उद्देश्य है कि जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनको कम से कम दर में कार्यक्रमों के लिए बर्तन उपलब्ध कराना। तो हमारे द्वारा ये कार्यवाही जारी है। बहुत जल्द इसे हम धमतरी शहर में 8 जगह खोलने जा रहे हैं। कवर्धा में भारतीय किसान संघ के बैनर तले 27 गांवों के किसानों का सुतिया जलाशय के उलट में अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह चल रहा है, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उनकी एक ही मांग है कि सिंचाई के लिए उन्हें पर्याप्त पानी मिले, लेकिन कई बार शिकायत और आवेदन देने के बाद भी जिम्मेदारों के कानों पर जू नहीं रेंगी।